वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सीटेट की तैयारी के संबंध में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। जैसा कि इसको आप गेस्टाल्ट की थ्योरी भी कहते हो और इनसाइट थ्योरी भी कहते हो। गेस्टाल्टवाद पूर्णाकार समग्रता एक जर्मन शब्द है, ठीक है। सभी लोग इसको एक पूर्णाकार और समग्रता एक जर्मन शब्द है ये, और वर्दीमार, कोहलर और कॉफका ने और लेविन द्वारा इसको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है भाई। इसमें व्यक्ति समस्या का पूर्ण रूप से अवलोकन करता है। पहला, यांत्रिक क्रियाओं की अपेक्षा उद्देश्यपूर्ण व चेतनाबद्ध प्रयास पर बल दिया जाता है। समस्या का समाधान अचानक व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, सडन हो जाता है। इसमें प्रयास या त्रुटि का अनुबंधन द्वारा सीखने को सही नहीं माना जाता, ठीक है। इसमें प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था उसको ठीक नहीं माना गया था। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण, खोजपूर्वक एवं सृजनात्मक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति आवश्यक है, यानी कि कंडीशंस दी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस। फिर पूर्व अनुभव सहायक होना चाहिए, उसमें पहले का कोई अनुभव हो। सूझ के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कि बार बार जो अभ्यास के लिए बोला गया है इससे पहले के थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, वो इसमें जरूरी नहीं है। इस प्रकार के अधिगम की दूसरी स्थिति में ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि जो भी हमने इसमें अधिगम सीखा है वो हमारे इसका ट्रांसफर हो सकता है किसी दूसरे उसमें सीखने में। आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं जो मेन प्रयोग किया गया था वो क्या था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक चिंपैंजी पर किया, उसको एक पिंजरे में बंद किया और उसकी छत से एक केला लटका दिया तथा लकड़ी का एक बॉक्स रख दिया। सुल्तान ने उछलकर केले को पाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कोने में बैठ गया और पूरी परिस्थिति का सही से अवलोकन किया। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार सूझा। देखिए, सूझ का नाम कहाँ से आया, वो अचानक उसके मन में आया, सडन आया कि एक विचार सूझा। उसने बॉक्स को लटकते हुए केले के नीचे रखा और केला प्राप्त कर लिया। अब देखिए, दूसरे प्रयोग में केले को और ऊंचा कर दिया गया और 2 बॉक्स रख दिए। सुल्तान ने दोनों बॉक्स को रखकर केले को प्राप्त कर लिया। तीसरे प्रयोग में केला और अधिक ऊंचा कर दिया गया तथा छड़ी का प्रयोग करके केला प्राप्त कर लिया सुल्तान ने। चौथे प्रयोग में 2 आपस में जुड़ने वाली छड़ी का प्रयोग करके केला प्राप्त कर लिया गया। देखिए यहाँ पे किस तरह से कंडीशंस दी जा रही हैं और लगातार सुल्तान अपने उसमें अभ्यास में वो उसको प्राप्त कर ले रहा है। अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। सीटेट में कई बार 4 आपको ऑप्शंस दे देगा, आपसे पूछेगा इसमें से अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। प्रयास और त्रुटि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारक है, प्रभावित करता है इसको। और फिर प्रत्यक्षीकरण तीसरे नंबर पे है, बुद्धि, और चौथे नंबर पे है अधिगम। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए सभी लोग। आगे चलते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक है, यहाँ ये था अब तक था सूचना सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक का जो संयोजनवाद है या फिर ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इन्होंने मुर्गी और चूजों और बिल्लियों पर प्रयोग किए। अब देखते हैं पहला प्रयोग क्या था भाई इनका। इन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया, उसमें एक दरवाजा था जो लीवर के ठीक प्रकार से दबने पर खुलता था। पिंजड़े के बाहर भोजन रख दिया। भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, जिसको हम ट्रायल और एरर की एवं संयोग पर सफलता प्राप्त करी। यानी कि इसमें कोई सूझबूझ से नहीं होता, गलती करेगा और उससे सीखेगा, ट्रायल और एरर, इसलिए इसका नाम दिया गया। दूसरी बार भी बिल्ली ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, परंतु इस बार पहले की अपेक्षा कम समय लगा। फिर जब हम बार बार वही गलतियां करते रहते हैं तो हमें, जब हम बार बार वही कंडीशंस मिल जाती हैं तो हमारी इस जाहिर सी बात है वो बार बार हमसे वो गलतियां कम होने लगती हैं, एक ही कंडीशन में जब हमें रख दिया जाता है। एक समय आ गया कि बिल्ली एक ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख गई। सीखने के सोपान देखिए क्या है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लर्निंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले चालक चालक क्या है भाई, इसमें भूख। लक्ष्य क्या था उसका, भोजन। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या क्या थे भाई, उल्टे सीधे प्रयत्न, संयोग व सफलता, सही प्रयत्न का चुनाव। विशेषताएं देखिए, अधिगम यांत्रिक है ना कि सूझपूर्ण। इससे पहले आपने जो गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ी, सूझ का सिद्धांत, उसमें कहा गया था कि अधिगम जो है सूझपूर्ण है, सूझ से आता है, समझ से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि अधिगम यांत्रिक है, यानी कि प्रयास करने से आएगा। सभी स्तनधारी एक तरह से ही सीखते हैं। इन्होंने ये भी, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में ये भी बता दिया कि जितने भी भाई मैमल्स हैं वो सभी एक तरह से ही सीखते हैं। अधिगम सही अनुक्रिया के कारण होता है, यानी जब तक से ठीक प्रकार से अनुक्रिया नहीं की जाएगी तब तक अधिगम नहीं होगा। अब देखिए एस आर बॉन्ड क्या है भाई। एस आर बॉन्ड, संतोष और असंतोष। संतोष जब हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, और जब वो असंतोष होगा तो वो वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम क्या क्या थे भी, कई बार बहुत बार आ जाता है पेपर में। तत्परता का नियम पहला, कार्य के को सीखने के लिए उत्कृष्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आतुर होना चाहिए। प्रभाव का नियम, अधिगम के बाद यानी संतोष होता है तो बालक जल्दी सीखेगा। यानी कि अगर प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, जब हम कहते हैं ना कि किसी चैप्टर को बहुत ही किसी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है तो उस चैप्टर सीख जाता है, इसलिए प्रभाव अगर पड़ जाता है तो जल्दी सीखेगा। फिर अभ्यास का नियम, कार्य को बार बार कराना। ये नहीं जैसे कि हम लोग, वही मैथ्स में क्या होता है कि जब तक बिना अभ्यास किए कोई चीज़ आती नहीं है उसमें। मैथ्स को बार बार अभ्यास से ही सिखाया जा सकता है। अब देखिए उपनियम कौन कौन से हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, और फिर इनके देखिए गौण नियम कौन कौन से थे। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेज, अभ्यास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम,
मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, समानता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्वों की प्रबलता का नियम, ये इनके गौण नियम है जो बहुत कम आते हैं एग्जामों में। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जो है वो पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। टाइप एस थ्योरी देखिए क्या होता है। सी से कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपन, यूसीएस से अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपन, यूसीआर से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया, सीएस से कंडीशनल रिस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब प्रयोग देखिए इन्होंने क्या हुआ था, पेवलोव ने कौन सा प्रयोग किया था, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। पेवलोव का, और कई बार बच्चे कई बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेवलोव का और जो सूत्र का सिद्धांत है इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों में। इन्होंने भूखे कुत्ते को प्रयोग वाली मेज से बांध दिया, पहले भोजन दिया, फिर जिससे कुत्ते के मुंह में लार आ गई, उसके बाद घंटी बजाने के साथ भोजन प्रस्तुत किया, इसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आई। यह प्रयोग कई बार दोहराया इन्होंने, यानी कि यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, भोजन दिया गया तो उसके मुंह में लार आ गई भाई, यानी कि अनकंडीशनल अनकंडीशनल आ गया इसमें स्टिमुलस क्या था भाई, भोजन, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या मिला इसमें, लार आना। इसके बाद केवल घंटी बजाई गई, यानी कि कंडीशनल करा गया, कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया, यानी क्या घंटी बजाई गई, और कंडीशनल रेस्पॉन्स क्या है, तो तब भी लार आ गया भाई। ठीक है, यानी कि पहले भोजन देख के उसको लार आता था, अब घंटी बजा के भोजन लाया गया तो भी उसके मुंह में लार आया। तो उन्हें नहीं समझ गया घंटी बजेगी तो पक्का भोजन आएगा, इसलिए उसके मुंह में लार पहले से आ गई। अंत में केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। इस प्रकार उद्दीपन और अनुक्रिया में अनुबंधन हो जाता है, यानी कि एक संबंध हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसी को ही हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाभ हो सके और आपके दोस्त अच्छे स्कोर कर पाएँ सीटेट में। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धांत क्या था भाई, उद्दीपन का समयांत पहले सी एस, उसके कुछ सेकंड के बाद यूसीएस देना चाहिए, यानी कि पहले कंडीशनल स्टिमुलस देना चाहिए, उसके बाद फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस देना चाहिए। उद्दीपन का सामान्यीकरण मिलते जुलते सभी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हो जानी चाहिए भाई। आप देखते हैं